हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पदार्थों का पृथक्करण क्या होता है। अब हम इनके विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन विधियों के द्वारा हम पदार्थों का पृथक्करण करेंगे। तो चलिए, हमने कहाँ तक पढ़ा था एनसीईआरटी की इस बुक को। यहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे कि और क्या है और आगे का क्या है। आगे इनमें यही दिया है कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं पदार्थों को पृथक करने के। पहले तो हमने जान लिया था पदार्थ क्या होते हैं और कैसे पदार्थों का पृथक्करण का मतलब क्या होता है। और अब हम क्या पढ़ेंगे, इनकी विधियों को पढ़ेंगे कि कौन कौन सी विधियाँ होती हैं पदार्थों को पृथक्करण करने की। इससे पहले हम ये देख लेते हैं क्रियाकलाप, ये जो दिया है, ये क्रियाकलाप जो दिया है इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये क्रियाकलाप है। इसमें ये दिया है कि सारणी 1.3 सारणी किधर है, ये रही 1.3 सारणी 1.3 में कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक्करण के कुछ प्रक्रम है ये, और पृथक्करण करने का फिर इसमें उद्देश्य दिया है। ये देखो उद्देश्य, तो ये क्या है, उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं। किस चीज़ के लिए हम पृथक्करण करते हैं, उसका उद्देश्य, मतलब हम क्यों पृथक्करण कर रहे हैं। और ये पृथक्करण का प्रक्रम दिया है, किन किन चीज़ों का पृथक्करण किया गया है। और फिर क्या है, ये पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं। अब जो हमने पृथक्कृत अवयव किया है उसका हम क्या करेंगे, मतलब कि जिन चीज़ों को हमने अलग अलग किया है, पृथक मतलब क्या होता है, अलग करना। अब उन हम अलग अलग किए गए अवयवों को, जो भी पदार्थ हैं, उनका हम क्या करेंगे, रखेंगे, फेंक देंगे, खाएंगे, वॉटेवर क्या करेंगे उसका। इसमें ये जो सारणी दी है उसमें यही सारी चीज़ें दी हैं। तो पृथक करने का उद्देश्य व अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 1 और 2 में दिया है। तथापि कॉलम 1 तथा 2 में दी गई सूचना अव्यवस्थित है। अब क्या प्रत्येक प्रक्रम का उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोगों के ढंग को मिलान कर सकते हैं। तो ये जो हमने क्या बोलते हैं, अरे यार, ये जो दिया है इसका हमें मिलान करना है। यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है वो, और ये भी, ये सब अलग अलग दिया है और इससे हमें मैच करना है, यानी मैच द फॉलोइंग है ये। तो देखते हैं हम, पहला क्या दिया है, चावलों से पत्थर को पृथक करना, चावल से पत्थर को पृथक करना। दूसरा क्या दिया है, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना है। फिर तीसरा क्या है, चाय की पत्तियां पृथक करना, पहला, दूसरा और यह है तीसरा। तो ये सारी चीज़ें दी हैं। चावल से पत्थर को पृथक करना है, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना है और चाय की पत्तियां पृथक करना है, ये चीज़ें दी हैं। अब ये देखो उद्देश्य में क्या दिया है, उद्देश्य में क्या दिया है हमारा कि दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। दो भिन्न हैं लेकिन दोनों उपयोगी पदार्थ हैं। फिर दूसरे में क्या दिया है, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना। और तीसरे में क्या है, हानिकारक अवयवों को दूर करना। अब बताओ आप, चावल से पत्थर को पृथक करना है हमें, चावल में क्या रहेगा, चावल में पत्थर, चावल को तो हम खाएंगे, पत्थर को तो हम नहीं खाएंगे। वो क्या है, वो हमें नुकसान पहुंचाएगी, पत्थर हमारे दांत में चली जाएगी तो चुभेगी ना, तो वो क्या है, हमारे लिए हानिकारक अवयव है। तो एक हो गया चावल, चावल हमारा, हमें यूज़ करना है चावल का, चावल हमारे लिए हानिकारक नहीं है, बट जो पत्थर है वो हानिकारक है। चावल से पत्थर को पृथक करना यानी हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना। तो ये इससे मैच होगा, ओके। फिर दूसरा क्या दिया है, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना, मक्खन प्राप्त करना है तो दूध का हमें मंथन करना है। मक्खन प्राप्त करने के लिए जब हम मक्खन निकाल लेंगे तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका भी हमें यूज़ करना रहेगा और मक्खन का भी हम यूज़ करेंगे। तो दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, दोनों ही भिन्न, अब मतलब कि जो मक्खन है वो भी अलग हो जाएगा, दूध
दूध से मक्खन को हमने निकाल दिया, अलग हो गए दोनों। तो दोनों ही उपयोगी पदार्थ हैं, दूध भी और मक्खन भी दोनों ही उपयोगी पदार्थ हैं और इन दोनों को ही हमें अलग करना है। तो ये दोनों उपयोगी पदार्थ हैं, तो इसका हमें कहाँ पे मैच करना है, फर्स्ट वाले में। देखो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे हो गया। अब चाय की पत्तियाँ पृथक करना, चाय की पत्तियाँ पृथक करना। चाय हम लोग पीते हैं और चाय पत्ती जो होती है वो जो छलनी होती है उसके ऊपर होती है, तो जो चाय पत्ती है वो उपयोग नहीं की जाएगी और जो चाय है उसका हम उपयोग करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, अनुपयोगी अवयव हो गया, यानी इसका हमें उपयोग नहीं करना है। तो ये अनुपयोगी अवयव को दूर करना। ये रहा पृथक्करण प्रक्रम और उद्देश्य जिसके लिए पृथक हम करते हैं। हो गया ये कि चावल से पत्थर को क्यों पृथक करते हैं, क्योंकि पत्थर हानिकारक होता है, और मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना। तो ये दोनों ही उपयोगी अवयव है, मक्खन भी उपयोग किया जा सकता है और दूध भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये दोनों ही अवयव हैं। इसका उद्देश्य ये हो गया कि दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को हमने अलग किया है। और चाय की पत्तियाँ पृथक करना, चाय हमने पीना था, चाय हमने पी लिया और पत्तियों को हमने जिसे हमने अलग किया वो क्या है, अनुपयोगी अवयव है। तो अनुपयोगी अवयव के तौर पे हमने उसे अलग कर दिया। अब ये देखो पृथक्कृत अवयव का हम क्या करेंगे, यानी कि मैंने बताया था ना कि चावल और पत्थर है, तो चावल को तो हम खाएंगे, उसको पकाएंगे खाएंगे, और पत्थर का क्या करेंगे, पत्थर को तो नहीं खाएंगे, पत्थर को हम फेंक देंगे। तो ऐसे ही दोनों अवयव जो हमने पृथक किया है उन दोनों का हम क्या करेंगे वो हमें देखना है। तो हम ठोस अवयव को फेंक देंगे। अब ये कौन सा है, कौन से अवयव हैं जो ठोस जिसे हमें फेंक देंगे। अब दूध और मक्खन में से दूध या मक्खन में से किसी एक को फेंकेंगे ही नहीं, और दोनों में से कोई ठोस भी नहीं है। चाय की पत्तियाँ उनको पृथक करना है, चाय पत्ती हम पी लेंगे लेकिन, और दूसरी चीज़ क्या है उसे हम फेंकेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे, उसे दूर कर देंगे। तो देखते हैं हम ठोस अवयव को फेंक देंगे। ठोस अवयव आई थिंक इसका ये होगा पत्थर वाला। और क्या बोलते हैं, ये मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना, हम दोनों अवयवों का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे इससे ऐसे मैच कर लो इसको। और हम अशुद्धियों को फेंक देंगे, अशुद्धियों को फेंक देंगे। तो ये क्या है, चाय वाला है, अशुद्धियों को हम फेंक देंगे। तो चाय की जो पत्ती है उसको हम फेंक देंगे। तो ये था जो हमने मैच कर दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। मतलब कि जो भी पदार्थ हम उसे उपयोग कर रहे हैं उसमें जो भी हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थ है उसे हमें अलग करना होता है। ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं ये चीज़ कि जो अनुपयोगी पदार्थ है उससे हमें अलग करना है, जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। हाँ, हमने उससे जो भी उपयोगी है उसको हम अलग से उपयोग करेंगे और जो अनुपयोगी है उसे हम फेंक देंगे। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों को अमाप अथवा द्रव्यमान भिन्न हो सकते हैं। हाँ, जो भी पृथक कर रहे हैं हम पदार्थ उसके द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, उसका भार या फिर उसका जो आकार है वो भिन्न हो सकता है दोनों पदार्थों का। ये पदार्थों की 3 अवस्थाओं मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ठोस द्रव गैस होती है पदार्थ की 3 अवस्थाएं, और में से कोई भी हो सकता है, और इसमें से कोई भी पदार्थ हो सकता है ठोस द्रव गैस। जैसे मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि ठोस द्रव गैस ये पदार्थ होते हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता होती है। तो जो अलग अलग पदार्थ होते हैं, जैसे दोनों का जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है, तो उन दोनों को हम कैसे अलग करेंगे। अब मान लो पानी है, पानी में हमने नमक मिला दिया, नमक क्या था, नमक ठोस में आएगा, और जो पानी क्या था वो किस में आएगा, द्रव में आएगा ना।
तो सॉलिड और एक लिक्विड हो गया। अब ये दोनों मिक्स हो गए, अब फिर से हमें सॉलिड और लिक्विड दोनों पानी भी चाहिए हमें अपना, और जो ठोस था हमने जो नमक मिलाया वो भी चाहिए। तो हम अब इन दोनों को कैसे हम अलग करेंगे, तो ये मुश्किल प्रोसेस हो गया ना, इसी का हमें आगे पढ़ना है कि कैसे हम इसे करेंगे अलग। तो चलो, पदार्थ पृथक्करण की विधियाँ। अब हम पृथक पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपके अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। हाँ, आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, चाय को छानना, उसके ऊपर का पार्ट हटा देना, फिर चावल में से पत्थर को बीन के निकाल देना, फिर मैगी में से मिर्च को हटा देना, ये हो गया ना। तो वैसे ही हमारे दैनिक क्रियाकलापों में। चलो, पहली जो विधि है वो क्या है, हस्त चयन विधि। हस्त चयन यानी कि हाथ से चुनकर अलग कर देना। जैसे कि मैगी में मिर्च ही था तो हमने हाथ से चुनकर अलग कर दिया या चम्मच से निकाल के अलग कर दिया। वैसे ही अगर चावल में पत्थर पड़ गया तो भी हाथ से चुन के हम अलग कर देते हैं ना। तो वैसे ही हस्त चयन विधि, मतलब हाथ से चुन के हमने अलग कर देना है। देखो, क्रियाकलाप दिया यहाँ पे, क्रियाकलाप 2, ये क्रियाकलाप 2 है। इसमें क्या दिया है कि दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए, और अपने क्लास में, मतलब दुकान से एक पैकेट अनाज का खरीद के लाइए। अब अनाज को कागज़ की शीट पर फैलाइए। कागज़ की शीट पे आपने अनाज को फैला दिया। क्या आप कागज़ पर एक ही प्रकार के अन्न के कण पाते हैं? क्या इनमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? देखिए क्या है। अच्छा, तो जाओ आप मम्मी से ही ले लो थोड़े से चावल और देख लो, या फिर मम्मी अगर चावल बीनती हैं, मतलब हस्तचयन विधि का ही तो उपयोग करती हैं, हाथ से चुन चुन के निकाल देती हैं जो पत्थर होते हैं। तो आप देखना कि उसमें क्या क्या वो चीज़ें निकाल के फेंकती हैं। कभी बैठ जाना और देखना, आज कल जब भी आप देखना कि कैसे उसमें से मम्मी क्या क्या चीज़ें बीनकर निकालती हैं। तो ये हो गया आपका हस्तचयन विधि, जिसमें से हम हाथ से चुनकर पत्थर, भूसे, अन्य कोई भी दूसरा कण, जैसे मान लो कि चावल है, चावल में गेहूं का कण आ गया तो आप नहीं बना के खाओगे, तो उसको आप अलग कर दोगे। या फिर चावल में दाल के कुछ कण आ गए, तो इन सारी चीज़ों को अलग कर देना। अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य अन्न कणों को इससे पृथक कीजिए। वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं पहले। अब हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना सुविधाजनक विधि लगती है। हाँ, इसमें ज़्यादा अशुद्धियाँ नहीं होती हैं। अब आपने एक गिलास चावल लिया या एक कटोरी चावल लिया, उसमें आप देखेंगे तो ज़्यादा इसमें अशुद्धियाँ नहीं होती हैं, थोड़ी सी होती हैं, बहुत कम, आधे चम्मच के भी बराबर। अब उसमें से कंकड़ निकालो और भूसे निकाल दो। भूसे कभी कभी होते हैं ज़्यादा, तो उसको हम चावल फटकना आप जानते होंगे, अगर आप इधर यूपी के एरिया में रहते हो, या फिर मतलब कि जो उसके हल्के पार्ट होते हैं भूसे वाले, उसको हम निकाल देते हैं हवा के हेल्प से। या फिर आगे एक विधि है, उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हवा के हेल्प से हम जो भी हल्का पार्ट होता है अनाज के अंदर, उसे हम कैसे बाहर कर देते हैं। तो ऐसा चावल के साथ भी किया जाता है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में भूसे होते हैं और कम मात्रा में होता है तो हम हस्तचयन का प्रयोग कर लेते हैं। ज़्यादा इसके बारे में अंदर नहीं जाना है, जितना है उतना ही देखना है हमें। तो हस्तचयन का उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि पदार्थ में अगर कम मात्रा में अशुद्धियाँ होती हैं तो उसको निकालने के लिए हम हस्तचयन का उपयोग कर लेते हैं। ज़्यादा अशुद्धियाँ होंगी तो दूसरी विधि का हम उपयोग करेंगे। अब देखो क्या है, अब है थ्रेसिंग। जो सेकंड है वो क्या है, थ्रेसिंग। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों यानी सूखे पौधों के गट्ठर देखे होंगे। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में उसे सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। खेतों
में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं। तो क्या होता है, जो अनाज होता है वो किस में होता है, पौधे में ही तो होता है, जो जिनको हम काट के फिर किसान जो होते हैं वो काट के निकाल देते हैं। अब इन पौधों को क्या होता है, रख देते हैं वे धूप में सूखने के लिए। जब धूप में सूखने के लिए रख देते हैं तो उसके ऊपर का जो पार्ट होता है, जो पौधा होता है, वो सूख जाता है। अब देखो पौधे जो होते हैं वो सूख के कैसे हो जाते हैं, देखो जब हरा हरा होता है, जब प्लांट होता है पहले हरा होता है, जब सूखता है तो कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर हो जाएगा ना, हाथ से आप अगर आप ऐसे मोड़ो तो वो टूट जाएगा। जो पत्ता एक लेना, अगर कोई सूखा पत्ता होगा तो उसको आप हाथ में लोगे तो आप ऐसे पकड़ोगे उसको हाथ में और अपनी मुट्ठी बंद करोगे तो वो टूट जाएगा। मतलब उसके सारे पार्ट्स टूट के और क्या बोलते हैं, बहुत महीन बन जाएंगे। और ऐसे जो एकदम खिले खिले जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों को आप लेना, जो ग्रीन होते हैं उसको आप अपने हाथ में मोड़ोगे तो उसको कुछ नहीं होगा, वो ठीक रहेगा, मतलब कि वो टूटेगा नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इससे जो किसान होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनके गट्ठरों को बहुत सारे गट्ठर बांध दिया जाता है खेत में और उसे रख दिया जाता है सूखने के लिए। जब ये सूख जाता है तो उसके जो प्लांट होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और ब्राउन हो जाते हैं। सूखने का मतलब ब्राउन ही होना होता है। तो सूखने पर ब्राउन हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, हाथ से पकड़ के पूरा और मुट्ठी बांध करके और इसे क्या करेंगे, किसी पत्थर पे या फिर किसी लकड़ी पर रख के सारे गट्ठरों को पकड़ के पूरे कस के हाथ से और पटक पटक कर उसमें से जो अनाज होगा वो निकल जाएगा। जैसे एक कवर के अंदर अनाज जो होता है वो रहता है और जब ये लोग इसे पटकेंगे तो उसमें से जो कवर होता है वो टूट जाएगा और अनाज जो अंदर होंगे वो निकल जाएंगे बाहर। और उसके बाद एक मशीन भी आती है, मशीन का भी उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम आगे। आम तथा अमरूद को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है परंतु अन्य कण आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। हाँ, बात तो सही है, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव है। अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। जैसे ये देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि कैसे करते हैं। तो ये देखो गट्ठर बना हुआ है यहाँ पे सारा, ये गट्ठर है, ये गट्ठर है, खेत में रख दिया गया। सब कैसे कैसे सब ब्राउन है, ब्राउन है, सूख गए हैं तो ब्राउन हो गए हैं, देखो ये। और सूखने के बाद ये कमज़ोर हो गए हैं। अब देखो ये किसान क्या करता है, इसको हाथ में पकड़ लेता है, गट्ठर को मुट्ठी में, देखो दोनों हाथ से पकड़ा है ना, और इसको लेके और ये खूब कस कस के, ये पत्थर है, ये पत्थर है और ये पत्थर है और इस पत्थर पे ये पटक पटक के और देखो ये इससे अनाज निकल रहा है। ये जो पार्ट है वो क्या है, सारा अनाज है। ये सब क्या है, अनाज, ये सब अनाज है। तो ऐसे किया जाता है। उसके बाद कहाँ पे हम थे, अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों तथा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी देखो फिगर भी दिया है 3.4, यही है 3.4। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का भी उपयोग किया जाता है। आज के समय में थ्रेसिंग मशीन का ही उपयोग किया जाता है क्योंकि कोई भी किसी के भी पास उतना समय नहीं है और मेहनत भी लोग उतना नहीं करना चाहते हैं। और जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है तो हर चीज़ के लिए मशीन का यूज़ होता है। तो थ्रेसिंग करने के लिए मशीन का यूज़ होता है। कम समय में ज़्यादा अनाज हम निकाल लेते हैं और ज़्यादा हमारा टाइम भी बच जाता है। अब देखो निष्पावन, जो ये जो विधि है निष्पावन विधि, अभी इसमें क्या होता है, इसके लिए भी एक क्रियाकलाप दी हुई है। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे
अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। सूखे रेत या लकड़ी के बुरादे तथा सूखी पत्तियों के पाउडर का मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट तथा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के माप समान हैं? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? अब बताओ आप कि सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का मिश्रण जो हमने बनाया है, इन मिश्रण को हम अलग कर पाएंगे हाथ से? रेत है, लकड़ी का बुरादा है और पत्ती का पाउडर है। तो ये 3 है, इनको हम अलग कर पाएंगे आसानी से? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, हाथ से तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो अब हम इसके लिए कौन सा उपयोग करेंगे, कौन सी विधि का? तो वो है हमारा निष्पावन विधि। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा गया है, उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत तथा बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे की भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। हवा की दिशा है ये सूप है और ये भूसा है और ये अनाज है। जैसे मैंने आपको बताया था उस वक्त चावल वाली जो विधि में बता रही थी, हस्तचयन विधि, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जब ज़्यादा मात्रा में उसके अंदर भूसा होता है तो क्या होता है, उसके लिए हम कौन सा विधि यूज़ करते हैं? तो निष्पावन का ही उपयोग करते हैं। इसमें जो सूप होता है, सूप में मम्मी क्या करती हैं, अनाज को पहले लेके और उससे या तो निष्पावन विधि का उपयोग करेंगे या फिर उससे फटक कर, वो भी एक तरह का निष्पावन विधि से जुड़ा हुआ होता है कि जो हल्के पार्ट होते हैं वे उड़ के बाहर निकल जाते हैं और जो भारी पार्ट होते हैं वो सूप में ही रह जाते हैं। ऐसी निष्पावन विधि है। तो निष्पावन विधि में क्या होता है, जो सूप से ऊंचे टेबल पे ये महिला जो है वो खड़ी हो गई हैं ऊंचे टेबल पे, और यहाँ पे जो ये सूप है, सूप में इन्होंने अनाज ले लिया है जिसके अंदर भूसा है और अनाज जो है वो नीचे गिर जा रहा है और ये जो भूसा है वो उड़ जा रहा है, उड़ के ये जहाँ पे भी यहाँ पे गिरेगा और ये सूप है। तो ऐसे हवा आ रही है और ये इसको लेके सिर्फ खड़ी नहीं है, उसमें मूवमेंट भी ये करेंगी, इधर से उधर इसको हिलाएंगी और ये हवा जब आएगा तो भूसा जो है वो उड़ के एक जगह चला जाएगा और अनाज जो है वो एक जगह रह जाएगी। अनाज का हमें उपयोग करना है तो देखो इसके नीचे हमने कपड़े को बिछा रखा है और जहाँ भूसा है उसका हमें उपयोग नहीं करना है, इसे फेंक देना है, तो ये डस्ट पार्ट में आ जाएगा हमारे और इसके नीचे हमने कोई कपड़ा नहीं बिछाया है। तो ये था निष्पावन विधि। देखो क्या दिया है, भूसे से हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। भूसे का उपयोग भी किया जाता है बट खाने के लिए नहीं, मनुष्यों को खाने के लिए नहीं, पशु अगर खाते हैं तो उनके लिए उपयोग किया जाता है या फिर अगर उसको ईंधन के रूप में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसको जलाने के लिए चूल्हे वगैरह गांव में होते हैं चूल्हे वगैरह, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है जलाने के लिए आग के रूप में, जैसे लकड़ी का उपयोग करते हैं वैसे ही भूसे का भी उपयोग किया जा सकता है और पशुओं के चारे के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और नेक्स्ट विधि क्या है, चालन विधि हमें पढ़नी है। फिर अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन,
फिर क्या है, फिर वाष्पन है, फिर पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग, क्या जल किसी पदार्थ के कितनी भी मात्रा को घोल सकता है, और क्या है, बस इतना ही है। उसके बाद हम एक्सरसाइज कर लेंगे। तो आज हमने कौन कौन सी विधि को पढ़ा, आज हमने हस्त चयन विधि पढ़ा है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, हस्त चयन के बाद हमने पढ़ा है थ्रेसिंग विधि, उसके बाद हमने निष्पावन विधि। तो ये 3 विधियों को हमने पढ़ा है। इसके बाद हम कल या नेक्स्ट जो आगे की क्लास आएगी उसमें अन्य विधियों को पढ़ेंगे, और भी जो इस एनसीईआरटी के इस बुक में और भी जो भी टॉपिक्स दिए हैं उसको पढ़ेंगे इस चैप्टर के और दूसरे टॉपिक्स को। इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का ये क्लास, जैसा भी लगा आप कमेंट करके बताना, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरीज हो आपकी। एंड शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अच्छा लगा हो तो लाइक करो।